नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से मुखातिब हो रहा हूँ एमए फाइनल के अर्बन ज्योग्राफी के छात्रों के साथ में। छात्रों, पूर्व के वीडियो में हमने मध्य युग के नगरों के उद्भव व विकास पर चर्चा की। आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं पुनर्जागृत युग के नगर। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में सांस्कृतिक जागरण होने से एक नई क्रांति पैदा हुई जिसे पुनर्जागृति की संज्ञा दी गई। मध्यकाल में धर्म व अंधविश्वास के कारण लोगों का मस्तिष्क जकड़ा हुआ था। 1435 में तुर्कों द्वारा कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेने के कारण अनेक यूनानी विद्वान विवशतः पश्चिम की ओर पलायन कर गए और धीरे धीरे ये लोग अपनी पुस्तकों की पांडुलिपि लेकर यूरोप के देशों में फैल गए। ये लोग सबसे पहले इटली गए और फिर फ्रांस होते हुए उत्तरी यूरोप पहुँचे। इसी कारण सबसे पहले इटली में और इसके बाद फ्रांस में जागृति पैदा हुई। बाद में सारे यूरोप में जागृति का प्रसार हुआ। जागृति काल में लोगों में प्रत्येक वस्तु को जानने समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इसी कारण सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई। नगरीय जीवन को प्रोत्साहन देने वाली विचारधाराओं को भी इस समय बल मिला। निम्न कारणों से नगरीय जीवन में विकास का क्रम देखने को मिला। पहला, मध्य युग की समाप्ति के साथ साथ सामंतों का पतन हो गया और उनके स्थान पर शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन आदि देशों में शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ। इन शासकों ने सामंतशाही को दबाने के लिए सैनिक शक्ति को बढ़ाया। इसके फलस्वरूप न केवल व्यापार, उद्योग एवं कला का विकास हुआ, वरन अनेक सैनिक नगरों का जन्म हुआ, जैसे फ्रांस में फिलिप विले और चार्ली राय, हॉलैंड में विल्मस्टेन, जर्मनी में फ्रूडेनस्टेन और नॉर्वे में फ्रेडरिकस्टेन। दूसरा बिंदु है, यूरोप के देशों में उनके प्रत्येक भाग को सड़कों के द्वारा जोड़ा गया। इससे देशों का राष्ट्रीय संगठन अधिक सुदृढ़ हो गया। देश की विभिन्न कमी वाले भागों को भी अनाज भेजने की सुविधा हो गई। इससे नगरों के स्वामित्व को बल मिला। तीसरे बिंदु में, पुराने नगरों में हेर फेर करके उनको पुनः सुनियोजित तरीके से बसाने के लिए बरोक प्रणाली का आविष्कार किया गया और पुराने नगरों को नए ढंग से बसाया गया। फ्रांस में पेरिस, लियोन्स और वोल्डी नगर, इटली में रोम, फ्लोरेंस और नेपल्स नगर, इंग्लैंड में लंदन ऐसे नगरों में से हैं जिनके प्लान में सुधार करके उनको यूरोपियन रूप दिया गया। अगले बिंदु के रूप में, शक्तिशाली राजतंत्र शासकों ने नई नई राजधानियों का विकास किया और ये राजधानी नगर शीघ्र ही बड़े बड़े नगरों के रूप में परिवर्तित हो गए। इन नगरों को मेट्रोपोलियन नगर कहा जाने लगा। फ्रांस में वार्सेलीज, स्पेन में मैड्रिड, जर्मनी में म्यूनिख, ऑस्ट्रिया में वियना, हंगरी में बुडापेस्ट, पोलैंड में वारसा, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग और डेनमार्क में कोपेनहेगन नगरों का विकास राजधानी नगरों के रूप में हुआ। ये नगर व्यापार, कला और संस्कृति के केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1453 के उपरांत जब पूर्वी देशों का मार्ग यूरोपीय लोगों के लिए बंद हो गया था, तो इन लोगों ने पश्चिमी मार्गों का पता लगाया। इसमें रूम सागर का व्यापारिक महत्व घटने लगा। रूम सागर का व्यापारिक महत्व घटना और अटलांटिक महासागर के बंदरगाहों का महत्व बढ़ने लगा। इसके फलस्वरूप वेनिस, जिनेवा, फ्लोरेंस नगरों ने तो अपने महत्व को खो दिया, जबकि लंदन, पेरिस आदि महत्वपूर्ण स्थान
प्राप्त करने में सफल हो गए। जागृति काल या सुधार युग में नगरों का प्रसार निम्न कारणों से सबसे पहले इटली में हुआ। इटली पूर्वी देशों से व्यापार करने के कारण भौतिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न हो गया था, जिससे संस्कृति उन्नति को प्रोत्साहन मिला। सामंती शासन की समाप्ति के पूर्व ही यहाँ के पादरियों ने विद्वानों और कलाकारों को आश्रय देना प्रारंभ कर दिया था। इससे नए विचारों को जन्म मिला। इटली में रोमन सभ्यता का प्रभाव स्थिर रहने से लोगों में सांस्कृतिक व उन्नत विचारधारा का सबसे पहले विकास हुआ। यूनान के विभिन्न विद्वान यूरोप के अन्य देशों में जाने से पूर्व सबसे पहले इटली पहुंचे थे। छपाई की कला व कागज का आविष्कार होने से ज्ञान का प्रसार जनसाधारण में आसानी से होने लगा। फलतः लोगों में पहले जागृति पैदा हुई और जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई। नगरों में स्थापत्य वास्तुकला का स्वरूप उपरोक्त कारणों से इटली में 16वीं शताब्दी में कला का प्रधान केंद्र बना। वहाँ के कलाकारों ने सौंदर्य पर विशेष जोर दिया। इन लोगों का धर्म सौंदर्य से प्रभावित था। इस शैली ने जागृति कला के नगरों की रचना पर प्रभाव डाला। इस शैली से ही यूरोप की वर्तमान वास्तुकला का विकास हुआ। इस कला में यूनानी और अरब शैलियों का सम्मिश्रण था। इस शैली का प्रयोग करके बहुत से महल, सार्वजनिक भवन और नगर बनाए गए। इटली के बाद इस कला का विकास फ्रांस में हुआ। इस कारण फ्रांस के शक्तिशाली शासक द्वारा कलाकारों को आश्रय देना तथा देश की आर्थिक समृद्धि की ओर विशेष ध्यान देना था। 16वीं सदी में इटली, फ्रांस, जर्मनी के वास्तुकारों ने सैनिक नगरों के विकास की अनेक योजनाएं प्रकाशित की थीं। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में नगरों की बसावट की रीति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए, जिससे फलस्वरूप नगरों के सुनियोजित विकास की बरोक स्टाइल अपनाई गई। इस प्रणाली की व्याख्या करते हुए मम्फोर्ड ने बताया कि बरोक शैली के अनुसार चार दीवारी में गिरे पुराने नगरों की भीड़ वाली टेढ़ी मेढ़ी गलियों के बदले नए डिजाइन वाले मकानों और सड़कों का निर्माण किया गया। छायादार सीधी सड़कों का प्रचार बढ़ गया। पहिए वाली गाड़ियों के प्रचलन के कारण सड़कों की चौड़ाई भी बढ़ने लगी। बरोक प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य थे। इस प्रणाली के उद्देश्यों को निम्न रूप में देखें। शासकों के भवनों के साथ साथ नगरों का निर्माण करना, नई योजना के अनुसार मुख्य सड़कें सीधी और चौड़ी बनाना, नगर का स्वरूप एक उद्यान की तरह रखना, यथासंभव नगर की योजना सुव्यवस्थित, सुंदर और आकर्षक बनाना, नगरों के बीच में सार्वजनिक स्थान रखना, सड़कों के चौराहों पर चौकोर चौक या घंटाघर की स्थापना करना, सुंदरता बढ़ाने के लिए बीच बीच में बाग बगीचों की स्थापना करना, सड़कों के सहारे भव्य मकान के बाग युक्त कोठियां ज्यामितीय क्रम से बनाना, सुरक्षा की दृष्टि से नगर को चार दीवारी से घेरना। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नगर को बसाने में उसकी सुंदरता, सुरक्षा और दृढ़ता का ध्यान रखा जाता था। इन तीनों बातों में से पहली बात को क्रियान्वित करने में काफ़ी खर्च पड़ता था। महल के चारों तरफ से किरणों की तरह निकलती हुई चौड़ी सड़कें बनाई जाती थीं और नगर के प्लान में शासकों के महल को प्रमुखता दी जाती थी। उपर्युक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक देश ने अपने अपने ढंग की बरोक प्रणाली को नगरों की स्थापना करते हुए अपनाया। फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस और स्पेन में
इसी नई शैली से बहुत से नगर बसाए गए। पेरिस, लियोन्स, वोल्डी, रोम, फ्लोरेंस, नेपल्स तथा लंदन नगरों की योजनाओं में सुधार करके उन्हें अधिक सुंदर बनाया गया। तो यह स्वरूप था पुनर्जागृत युग का, जहां वैचारिक उन्नति के साथ कला, स्थापत्य कला, संस्कृति आदि बहुत से पक्षों पर मनुष्य के स्वतंत्र विचारों का प्रभाव देखने को मिला और इस क्रम में बरोक प्रणाली के द्वारा जो प्राचीन नगर थे उन्हें नवीन स्वरूप में परिवर्तित किया गया। तो आप इस वीडियो में पुनर्जागृति के स्वरूप को देख रहे हैं। इन नगरों की स्थिति भी मानचित्र पर देखकर इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।